अपना एक तरह से कह लो बैंक है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपनी मच्छी बेचो, पैसे आ गए आपके पास, जो आपने खर्चना है उतना आप खर्च सकते हो। आपको कभी भी ये नहीं होगा भी मेरे पास पैसों की कमी है किसी चीज़ में। मैं बेसिकली एमए इंग्लिश हूँ और उसके बाद मैंने एमबीए किया है। उसके बाद 2010 से मैं फार्मिंग के साथ जुड़ा हूँ और फार्मिंग में मैं फ़िश फार्मिंग, पिग फार्मिंग, बी कीपिंग और ये और भी अपनी नॉर्मल खेती जो होती है वो सब करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब से इससे जुड़ा हूँ मैं काफ़ी रिलैक्स्ड रहता हूँ और इनकम तो है ही है। नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। किसान भाइयों, किसानी के साथ साथ इनके जो सहायक धंधे हैं उन्हें भी आज के मौजूदा समय में करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनसे अच्छा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। आज हम पंजाब में मौजूद हैं और पंजाब के फ़िश फार्मर और हंसराव फार्म के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और इसके ज़रिए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और किस तरीके से इस फ़िश फार्मिंग में आप एक नया विकल्प जो है वो अपना चुन सकते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। आप सर अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कितने समय पहले आपने शुरू किया और किस तरीके से अभी आप इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। कि मैं अमरप्रीत सिंह हूँ और ये फार्म तकरीबन आज से 22 साल पहले हमने शुरू किया था। और उस टाइम जब ये शुरू किया था यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो सोलर ट्यूबवेल 2 लगाए थे, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी उनके ऊपर, उनकी मदद से शुरू किया था। और अब ये प्रेजेंटली तकरीबन 16 एकड़ में फार्म है और इसमें 5 तरह की फ़िश आती है जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, वो फ़िश मैं डालता हूँ और करता हूँ अपना काम। तो किस किस किस्म के जो फ़िश हैं वो अभी आपके पास हैं? ये है कॉमन कार्प या गोल्डन, रोहू, कतला, ग्रास कार्प, मराक और हम 5 हो गई मेरे ख्याल। तो जब आपने ये फ़िश फार्मिंग शुरू की, किस तरीके से आपने सर्च किया और किन चीज़ों का ध्यान रखा जब हम फ़िश फार्मिंग को शुरू करते हैं? बेसिकली ये था भी ये जो ज़मीन है ये सेम वाली ज़मीन है क्योंकि ये बिल्कुल नहर के बगल में है, तो इसलिए यहाँ पे मेनली जो प्रॉफिटेबल काम है वो फ़िश फार्मिंग ही हो सकता था, प्रॉपर खेती नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैंने ये सोच के पहले तो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट पंजाब के पास गया और उनसे बाकायदा मैंने ट्रेनिंग ली और उनके सजेशन पे उन्होंने ट्रेनिंग में बताया कैसे पॉन्ड खोदने हैं, कितना गहरा होना चाहिए और वो सब देख के फिर मैंने अपने पॉन्ड्स यहाँ पे शुरू किए। शुरू में तक पहले मैंने 3 एकड़ का पॉन्ड बनाया था, फिर हर साल अपने पॉन्ड बढ़ाता गया जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया और उनकी एडवाइस पे जैसे उन्होंने मैंने बताया 5 वैरायटीज़ फ़िश की डलनी है, वो 5 वैरायटीज़ हम फ़िश की डालते हैं इसमें। और उसके बाद फीड जो है हम डालते हैं, फीड मतलब अलग अलग फ़िश है वो अलग अलग तरह की फ़ीड खाती है। जैसे एक ग्रास कार्प है वो तो सिर्फ घास फूस या हरी सब्जियां उनको डाल दो वो खाती है, उससे ग्रोथ होती है। और ये सारी फ़िशेस जो हैं पानी के अलग अलग लेवल पे रहती हैं और जो ये पानी का मैक्सिमम डेप्थ है वो 6 फीट है। तो इसलिए जब हम फ़िश निकालनी होती है तो जो मछली पकड़ने वाले आते हैं वो पानी के अंदर घुस के पॉन्ड के एक साइड से दूसरी साइड तक जाकर अपनी फ़िश निकालते हैं, दूसरी साइड आ जाते हैं तो उन्हें पता होता है भी ये इतनी फ़िश आ गई, इसमें से वो जो अच्छी बड़ी पली हुई होती है, मतलब गवर्नमेंट रिकमेंड करती है भी आधा किलो और अबव का जो साइज़ है वो आप बेचो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो हम निकलवाते हैं इसमें से। अमरप्रीत जी, एक सवाल मेरा और है कि आजकल किसानी पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं पढ़िए लिखिए, किसानी में इतना फ़ायदा नहीं है। आपने तो 2-2 मास्टर की डिग्री कर रखी है, एमए भी कर रखी है, एमबीए भी कर रखी है, तो आप किस तरीके से इसमें आ गए? देखो ऐसे है, मैंने जब मेरा टाइम था एमए और एमबीए करने का वो करी और उसके बाद जॉब भी करी, पर आस्ते आस्ते मैं भी देख बेसिकली जट सिख फैमिली से हूँ और हमारा नाता परिवार शुरू से ही खेती से रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो होता ही है दिमाग में भी हम खेती से जुड़े हुए हैं। तो
मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये सोचा भी यहाँ पे मैं फ़िश पॉन्ड शुरू करता हूँ। आस्ते आस्ते मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और अपना काम शुरू किया, और जैसे जैसे काम बढ़ता गया मुझे भी उसमें और इंटरेस्ट आता गया, और मैं उसको अपने तरीके से कैसे इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन को, और कैसे जो फीड की कॉस्ट है वो कम करनी है, वो करके आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये पॉन्ड बनाया है आपने, क्या साइज होना चाहिए, उसके बाद में कितनी गहराई होनी चाहिए, पॉन्ड बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पॉन्ड बनाते समय पहली बात तो गवर्नमेंट ये रिकमेंड करती है भी फिजिबिलिटी आने के लिए आपको मिनिमम 2.5 एकड़ का पॉन्ड होना चाहिए। और उसके साथ इसलिए मैंने जो पॉन्ड बनाया, मेरे सारे पॉन्ड 3 एकड़ या 3 एकड़ से ज़्यादा के हैं। तो एक तो जितनी लेंथ होगी उसमें बेनिफिट ये होता है भी जो फिश है उसको घूमने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, तो वो ऑब्वियसली फीड ज़्यादा खाती है और ग्रो भी ज़्यादा करती है और जल्दी करती है। दूसरी बात ये है भी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 एकड़ की आप कह लो चौड़ाई हो गई, और 3 एकड़ की लेंथ होगी। मेरे पॉन्ड उसके हैं। बाकी इसके साथ मैंने नर्सरीज भी बनाई हुई हैं 2, जो कि 1 एकड़ साइज़ की हैं। उसमें मैं पहले अपना सीड ला के स्टॉक करता हूँ, 2 किस्म का एक नर्सरी में और 3 किस्म का एक नर्सरी में। उससे मुझे ये पता रहता है भी मेरे पास सीड का स्टॉक कितना है, और जब मेरी पॉन्ड में से फ़िश निकलती रहती है तो मेरे को पता चलता है कम है फ़िश, तो वो नर्सरी में से मैं यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। उसका बेनिफिट मुझे ये होता है भी नर्सरी में मेरी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी होती है फ़िश, और नई जगह आके जैसे हमको भी आदत होती है भी एक्सप्लोर करना है, वो भी एक्सप्लोर करते हैं, तो वो ग्रोथ जल्दी होती है और मेरा साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। अगर मेरे पास नर्सरी नहीं होगी तो और मेरी फ़िश यहाँ कम हो जाएगी, फिर मुझे सोचना पड़ेगा भी मैं मछली कहाँ से प्रोक्योर करूँ इसमें डालने के लिए, या अगर कहीं से मुझे मिलेगी महंगे रेट में मिलेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए नर्सरी बनाना ज़रूरी है। बाकी डेप्थ जो है पॉन्ड की वो मैक्सिमम 6 फीट की गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, इनकी उतनी ही है। और क्योंकि उसमें अलग अलग लेवल्स पे ये 5 किस्म की फ़िश रहती हैं, कोई साइड पे ही रहती है जो ग्रास कार्प वगैरह हैं, कोई ऊपर होती है, कोई बिल्कुल मराक जैसे हैं या मृगल जैसे कहते हैं वो बिल्कुल बॉटम लेयर में होती है। इस तरह से अलग अलग लेयर्स में होती हैं, और ये 5 को ही रिकमेंड किया जाता है, और मैंने भी ये 5 ही रखी हुई हैं फिजिबिलिटी निकालने के लिए। भी ये नहीं आप कर सकते भी एक ही टाइप की डालनी है तो आपकी फिजिबिलिटी निकल जाएगी। ये है। तो जब हमने शुरू करना है, फ़िश फार्मिंग शुरू करनी है, तो जो मछलियों का चुनाव करना है वो किस तरीके से करना है? जो फ़िश मछली लानी है शुरू में जब डालनी है तो हमें फ़िश सीड मिलता है। उसके लिए गवर्नमेंट की नर्सरीज़ भी हैं, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। प्राइवेट नर्सरीज़ भी हैं, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। और वो सीड बिल्कुल छोटा सा होता है और 1 पैसे का 1 मिलता है। तो वो सीड लाके आपने शुरू करना है, अपने पास नर्सरी होगी उसमें डंप कर लेना है। वहाँ से फिर आपने जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है आगे डालना है। पहले साल में ये है, फिर उसके बाद जब आपने ये 1 साल साइकिल कर लिया तो आपके पास नर्सरी में भी हर साल नई फ़िश आती रहेगी, और कुछ नई फ़िश आप थोड़ी थोड़ी हर पॉन्ड में भी डालोगे। रेशो उसकी समझ के भी कितनी किस्में हैं, कितनी मैं और डालूं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, और उस तरह से आप फ़िश डालोगे। और पूरी फुली मैच्योर फ़िश ला के डालोगे उसमें तो आपको प्रॉफिटेबल है ही नहीं, क्योंकि वो आपको उस रेट में मिलेगी जिसमें आप बेच रहे हो, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं है करने का। आपको ये जो फ़िश ब्रीडिंग फार्म्स हैं वहीं से लाके अपने पॉन्ड में डाल के ग्रो करने में ही बेनिफिट है। और इसकी फीड भी ऐसे ही आपको अपने ही लोकल लेवल पे आप कंपनी की फीड भी डाल सकते हो, या अपने ही फार्म पे उगी हुई जो क्रॉप है जो हम लोग भी खाते हैं, जो फसल या सब्जियां, वो सब भी डाल सकते हो। या डीओसी राइस पॉलिश है वो डलती है, या सरसों की खल डलती है, या सोयाबीन की खल डलती है, जिससे कि इनको ग्रोथ में हेल्प होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह लेवल सारे आ जाते हैं। सर, मार्केटिंग की बात की जाए तो आप मार्केटिंग किस तरीके से देख रहे हैं इसकी? मार्केटिंग का ये है, जब हम शुरू ही करते हैं नया फार्म, तब जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तब वहाँ से हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है। जो फ़िश पकड़ने वाले होते हैं उनके
कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमें मिल जाते हैं, तो हम उनको बुला लेते हैं। एक बार उनको पता चल गया 2-4 बंदों को भी आप फिशरी का काम कर रहे हो, तो वो आपके टच में रहते हैं, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट है फ़िश ले जाके सेल करना और इनकम जनरेट करना, और आपकी भी रिक्वायरमेंट है। बाई चांस कभी वो नहीं आते और आपको ज़रूरत है सेल करने की, आप कॉल कर सकते हो और आपकी मार्केटिंग चलती रहे। आपके फार्म पे आते हैं वो, उनका काम है फ़िश निकालना, आपने सिर्फ एक जगह बैठ के उनको देखना है। जब फ़िश निकल जाएगी, आपके पास कंडा होता है तोलने के लिए, वो तोलेंगे भी वो, आपने उनको अपना नोट करते रहना है, टोटल करके उनको बता देना है, और वो आपको वहीं पे कैश पेमेंट करके जाएंगे। और इसलिए मार्केटिंग में कोई भी किसी भी तरह की फ़िशरी में दिक्कत नहीं है। और आपका फार्म जब इस्टेब्लिश हो गया, साल हो गया, तब तो आपके फार्म से ही सेल होती रहती है और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो आप मौजूदा डिमांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की डिमांड है मार्केट में? मार्केट में डिमांड जो है सारा साल ही रहती है, सिवाय श्राद्ध नवरात्रों के और छठ पूजा तक। इस टाइम पे डिमांड कम हो जाती है, तकरीबन नेग्लिजिबल ही हो जाती है। पर इसका हमें बेनिफिट ये होता है भी, जो हमारी पहले फ़िश निकली है, बाकी छोटी रहेगी जो पॉन्ड में है, वो ये 2 महीने के टाइम में हम उसको फीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो ग्रो कर जाती है। तो उसके बाद जब विंटर सीज़न शुरू होता है, उसमें हमारी फ़िश फिर बड़ी हुई होती है और उस टाइम पे हमारी सेल होती है। तो उसमें हमें अपना सारा साइकिल साल का चलता रहता है। हमें इस तरह से अपना बना लेते हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट नर्सरी से, यहाँ पे पास में मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है रोपड़ में, वहाँ से ही लाता हूँ, और वो हमें बता देते हैं भी इस टाइम पे इस टाइप की फ़िश का सीड मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है अपने एरिया के हिसाब से या नर्सरी के हिसाब से, हम उतनी फ़िश ले आते हैं। और अलग अलग टाइम 2-3 बार ही जाना पड़ता है ये 2-3 वैरायटीज़ की फ़िश लेने के लिए, तो वो वहाँ से मिल जाती है और हम यहाँ ला के डालते हैं, और उसके बाद हमारा काम चल पड़ता है। उसमें हमें ऐसा कोई ये नहीं है भी कहाँ से प्रोक्योर करनी है, कैसे प्रोक्योर करनी है, ये साइकिल चल पड़ा। यहाँ आके हमने जो डाली फ़िश यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, ज़्यादातर तो हमारी नर्सरी में रहती है। जो पॉन्ड में पिछले साल की है, उसके हिसाब से हमें तकरीबन अंदाज़ा होता है भी इतनी कम है, उतनी हम नया सीड इसमें डाल देते हैं। और सारी 5 टाइप्स का सीड हम डालते हैं, ताकि हमारी पॉन्ड की जो रेशो और स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और हमारी सेल लगातार होती रहती है उस हिसाब से। जो किसान भाई फ़िश फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस लेवल से शुरू करें, और एटमॉस्फेयर, मिट्टी क्या होनी चाहिए उनके? बेसिकली हमने ये देखना है भी, पहले हम इकट्ठा ही जो बड़ा लेवल से शुरू कर दें तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हम अगर, जैसे गवर्नमेंट तो कहती है भी आप 1 एकड़ से भी शुरू कर लो, सब उस पे सब्सिडी मिलने लग जाती है। बड़े पॉन्ड पे तो पंजाब में 50% सब्सिडी है, जो सेम वाली ज़मीन है वहाँ पे ज़्यादा भी है। तो इसलिए हम अपना देख के भी, हमारे पास कितनी लैंड है, क्या हम कितना खर्च सकते हैं, वो हम शुरू करते हैं। और फिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट कहती है, वो 2.5 एकड़ का पॉन्ड अगर हम बनाएं तो उसमें फिजिबिलिटी आती है, तो हमें उससे शुरू करनी चाहिए। लैंड का हमें ये देखना है भी पथरीली ज़मीन ना हो, या ऐसी ज़मीन ना हो जहां वाटर टेबल बहुत नीचे है, क्योंकि फिर हमें वो पॉन्ड को भरने में बहुत ज़्यादा वो जो बोर करवाना है या और बिजली का खर्चा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमारे जैसे मेरे एरिया में वाटर टेबल यहाँ पे तकरीबन 40 फुट पे है, क्योंकि ये सेम वाली ज़मीन है। यहाँ पे एक तो अगर इवेपोरेशन होती भी है, पानी उड़ता भी है हवा में, वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी हमें कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपने उतना लेवल हमारे ट्यूबवेल मोटर चल के कवर कर जाते हैं, और उससे हमारा बिजली का खर्चा भी कम आता है। गवर्नमेंट इसमें स्पेशल पर्पस की मोटर लगाती है, जिसका नॉर्मल बिजली के बिल से रेट कम होता है। फिर जैसे मैंने बताया, सब्सिडी भी आपको मिलती है, वो भी इतनी होती है भी आपका जो पॉन्ड है वो उस सब्सिडी में तैयार हो जाता है, और आपका फीड वगैरह का खर्चा भी आ जाता है। तो उसलिए आपको कोई इतनी उसमें ये बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और आपका तकरीबन, अगर आप, जैसे मैंने कईयों को जो एडवाइस किया, उन्होंने 1-1 एकड़ के पॉन्ड से शुरू किया, अभी उनको
जब समझ आ गई 1 साल में, तो उन्होंने आगे बढ़ाने का फैसला भी किया, क्योंकि फ़िश एक ऐसी चीज़ है, पानी के अंदर है, इसको कोई मौसम की मार नहीं है, कोई और तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना एक तरह से कह लो बैंक है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपनी मच्छी बेचो, पैसे आ गए आपके पास, जो आपने खर्चना है उतना आप खर्च सकते हो। आपको कभी भी ये नहीं होगा भी मेरे पास पैसों की कमी है किसी चीज़ में, और मौसम की मार नहीं है। जैसे हम नॉर्मल खेती करते हैं, किसानी करते हैं, फसल के ऊपर मौसम की मार है, कभी बारिश ज़्यादा पड़ गई, कभी कम पड़ गई, कभी आंधी आ गई, कभी ये, इसमें जो मर्जी होता रहे, वो अंदर अपनी मछली जो है वो पल रही है, इसलिए उस तरह से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा काम चल रहा है। तो जैसे आपने ये बताया कि 1 एकड़ से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, तो 1 एकड़ से शुरुआत करने के लिए कम से कम कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने जैसे आपको बताया, कोई ख़ास रुपए की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे 6 फुट गहरा हमने खोदना है, 6 फुट गहरा खोदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने 2-2.5 फुट खोदा, जो वहाँ से मिट्टी निकली वो साइडों में बंद बन गए, तो वो अपने आप ही 6 फुट तक चला गया। दूसरी बात है, इसमें 50% सब्सिडी हमारे को पंजाब गवर्नमेंट देती है, तो इसलिए कोई 1 एकड़ में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते। मेरे ख्याल 30-40 हज़ार में आपका पॉन्ड तैयार हो जाता है। अगर हमें फ़िश फार्मिंग करनी है तो हम 30,000 में फ़िश फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। सीड का खर्चा मैंने बताया, 1 पैसे का 1 सीड आता है। अब 1 एकड़ में, जैसे मैंने आप नर्सरी में ज़्यादा भी स्टॉक कर सकते हैं, 3-4 लाख स्टॉक कर लिया, तो 3-4 लाख जो सीड है आपका 30,000 का आया, ठीक है। और इतना ही आपका उधर जो पॉन्ड बनाने में 60,000 आपका लग गया, पॉन्ड भी आपका तैयार हो गया और सीड भी आ गया, 60,000 रुपये आपका खर्च हुआ। और वो जो सीड है आपके फिंगर साइज से बिकना शुरू हो जाता है, और फिंगर साइज से आप बेचने लगेंगे तो आपको इनकम भी आने लग गई। और फिंगर साइज का जो सीड है वो 4-5 रुपए का 1 पीस बिक जाता है। तो अगर आपने 3-4 लाख डाले हैं, 3-4 लाख चलो नहीं बिके, पर अगर थोड़े भी बिक गए, 5 रुपए का 1 पीस बिका, आपने 30,000 खर्चे हैं, तो आपने अगर 6,000 भी पूंग बेच दिया तो आपका 30,000 तो वो रिकवर हो ही गया। 12,000 पूंग आपने बेच दिया, आप लगा लो, तो आपके जितने पैसे आपने लगाए थे वो रिकवर हो गए। सब्सिडी आपको जो मिलनी है 1 एकड़ का पॉन्ड बनाने पे वो मिल गई। अब और स्टेट्स में इसका क्या वो है भी, कितनी सब्सिडी मिलती है, वो क्या रूल्स हैं, वो उस स्टेट के कृषि विज्ञान केंद्र में या खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में पता चल जाएगा अपने को। तो आप ये भी बताइए कि आप 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं मछलियों की अभी? 1 एकड़ में जैसे मैंने आपको बताया भी 3 लाख हमने पूंग डाल दिया, वो फिंगर साइज का होके बिकने लग गया। जितना तो फिंगर साइज का होके तकरीबन 2 महीने में हो जाता है, फिंगर साइज का 2 से 3 महीने में हो गया। आपने जितने के आपने डाला था, खर्चा किया था, वो आपका निकल आया। बाकी आपका, क्योंकि उसमें डेंसिटी कम हो रही है तो वो ग्रोथ भी करता रहता है, तो वो आपका फिर रेट से बिकने लग जाता है। मतलब मैंने आपको बताया भी 1 केजी का जो है रेट 100 रुपये होलसेल में है, तो इसलिए वो उस रेट तक चले जाता है। अभी जैसे मैंने एडवाइस किया, उनकी फिंगर साइज से थोड़ी बड़ी है, वो 5-6 रुपये की बेच रहे हैं 1 पीस। अगर वो जो बिक गई वो ठीक है, जो बड़ी हो गई वो किलोओं के रेट में 100 रुपये किलो के हिसाब से या 90 रुपये किलो के हिसाब से कह लो, अगर ज़्यादा तोल मोल कोई आपसे करने लग जाए आप बेच सकते हो। तो अगर आप वो लगाओ भी, 10% मोर्टेलिटी भी हो गई आपकी 3 लाख में, तो 2,70,000 है। 2,70,000 में आप 90 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से बेच दो, तो साल भर में आप लगा सकते हो कितनी फ़िश बिक गई। तो जब हम फ़िश फार्मिंग शुरू करेंगे तो कितने समय बाद हम इससे अर्निंग ले सकते हैं? जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है वो ये कहती है भी तकरीबन आधा किलो का जो साइज़ हो जाए वो फिजिबल होता है भी हम बेच सकते हैं, जब हमने प्रॉपरली फिश ही बेचनी है। जो सीड बेचना है वो तो हम फिंगर साइज से बेचना शुरू हो गए, वो हम कर ही सकते हैं। मतलब वो हम 2 महीने बाद भी कर सकते हैं? 2 महीने बाद भी, मतलब अगर आपके पास 3 लाख सीड पड़ा है, आपके पास कोई आया बंदा भी, मुझे गवर्नमेंट नर्सरी से या प्राइवेट से सीड नहीं मिल रहा, मुझे सीड चाहिए, ठीक है, आप उसको भी बेच दो। आपको वो 1 पैसे में 1 मिला, मतलब 1,000 रुपये का 10,000 सीड मिला, तो आपने उसको
₹1 का एक भी बेच सकते हो या 50 पैसे का एक भी बेच सकते हो, आपको तो वही पहले दिन से भी प्रॉफिट आ सकता है। पर वो डिपेंड करता है अगर आपके पास कोई उस तरह का कस्टमर है। पर फिंगर साइज़ का तो क्योंकि जब आपने शुरू किया, आपने अपने नियरेस्ट जो फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी अपना बता दिया भी मैंने ऐसे ऐसे शुरू किया है, तो उनके पास कोई इंक्वायरी आती है वो आपके पास रूट करेंगे। तो फिंगर साइज़ का भी आप बेच सकते हो, जो फिर बच जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, वो उस रेट में भी बिक सकती है। इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भी आप कब उसको बेचोगे या कैसे बेचोगे, वो बिकती रहती है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे एक नोन है, मेरे पास आए थे भी मैं क्या करूं, उन्होंने पोल्ट्री के साथ इसका शुरू किया है 1 एकड़ के फार्म में। उनकी जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, अभी 6 महीने हुए हैं, वो सारी निकाल चुके हैं उसमें से। तो ये इसमें ये चीज़ है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, ये बैंक है आपका। अगर मान लो बाई चांस नहीं बिकी, जैसे अभी कोरोना में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो कोई काम हुआ ही नहीं, वो फिश नहीं बिकी, तो वो आपकी बढ़ तो रही है ना वहाँ, वो थोड़े और ज़्यादा रेट में बिक जाएगी। उन 2 महीनों में नहीं बिकी, बाद में बिक के वो आपका वो रिकवर कर जाएगी। किसी भी और फसल में या काम में ये नहीं होता है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हंसराव फार्म के मालिक अमरप्रीत हैं, जो कि पिछले लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनकी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप मछलियों की किस्म का चुनाव कर सकते हैं और किस तरीके से उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।